तो इस पार्ट की शुरुआत में जब बाकुई मैक्स पर प्रेशर डालते हुए उल्टी गिनती गा रहा था तो मैक्स सोच रहा था कि क्या वो बाकुई के सामने हार मान ले या फिर मौसा क्लैन की बॉडी को एक्टिवेट करके बाकुई से बच के भाग जाए। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो इममोर्टल पैलेस के लोगों को उसका पता चल जाता और वो लोग मैक्स को जरूर ढूंढते। इसलिए बाकुई के एक बोलने से पहले ही मैक्स उसे अपना मास्टर मान लेता है। तो ये सुन के बाकुई उसे छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है, इसलिए तुम्हें अब से अपना सारा पास्ट भूलना होगा और अब से तुम मेरे गार्ड हो। इसके बाद बाकुई मैक्स को अपने पैलेस के अंदर ले जाता है जहाँ पर पहले से ही काफी गार्ड्स खड़े हुए थे। तो इतने सारे वॉरियर्स को देखकर मैक्स अपने मन में बोलता है कि ये लोग इममोर्टल पैलेस के लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है मैं इनकी मदद से बच सकूं। तभी बाकुई अपने सारे गार्ड से कहता है कि ये आज से हमारा नया गार्ड है और इसका नंबर 97 है। तभी मैक्स की नज़र वहां रखे एक बीस्ट के स्टैचू पर जाती है जो बिल्कुल वैसा दिख रहा था जिस बीस्ट की इमेज मैक्स ने थोड़े समय पहले उस फॉग के अंदर देखी थी। तभी बाकुई मैक्स को बताता है कि ये बीस्ट हमारे गॉड है जिन्होंने पास्ट में हमारे साथ मिलकर एलियन फोर्सेस से फाइट करी थी। इसके बाद बाकुई मैक्स से कहता है कि हमें बीस्ट गॉड के लिए खुद को ताकतवर बनाना होता है, इसलिए तुम्हें अब से नंबर 1 किसी भी चीज के लिए मदद करेगा और तुम यहाँ रहकर ट्रेनिंग करोगे। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है। अब नंबर 1 मैक्स को वो जगह दिखाते हुए बताता है कि बाकुई एक ब्लैक वॉरियर बनना चाहता है और हम सब लोग उसे यहाँ प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैक्स नंबर 1 से बोलता है कि एक ब्लड वॉरियर ही बनना काफी मुश्किल होता है, तो ये ब्लैक वॉरियर क्या होता है। इस पे नंबर 1 बताता है कि एक बार कोई बंदा अगर 10 क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर ले तो वो एक ब्लैक वॉरियर बन जाता है। साथ ही नंबर 1 बताता है कि बाकुई ने अब तक 8 क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिए हैं। ये सुन के मैक्स चौंक जाता है। अब नंबर 1 मैक्स को उस इविल फॉग के ओरिजिन के पास ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हें वो जगह दिख रही है, वहीं से ये इविल फॉग आ रहा है क्योंकि वहाँ पर एक कोर है और उस कोर के आसपास की डेंसिटी यहाँ की डेंसिटी वाले फॉग से 10 गुना है, जिसकी वजह से एक ताकतवर ब्लड वॉरियर भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। पर हमारे मास्टर बाकुई उस कोर के पास तक आराम से चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इममोर्टल पैलेस का बहुत बड़ा जीनियस माना जाता है। तो इममोर्टल पैलेस का नाम सुन के मैक्स हैरान होते हुए पूछता है कि क्या बाकुई इममोर्टल पैलेस का मेंबर है। इस पे नंबर 1 हाँ करते हुए कहता है कि हाँ वो इममोर्टल पैलेस के मेंबर है, नहीं तो हम ब्लड गार्ड और बाकुई यहाँ तक बिना सपोर्ट के नहीं पहुँच पाते। ये सुन के मैक्स अपने मन में बोलता है कि मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ रहकर इनकी प्रोटेक्शन की मदद से आराम से कल्टीवेशन कर पाऊंगा, पर मैं तो खुद ही चल के ट्रैप में आ गया हूँ। तभी नंबर 1 मैक्स को एक कम्युनिकेशन डिवाइस देते हुए कहता है कि इसे पहन लो, इससे हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो मैक्स उसे पहन लेता है। आगे हम बाकुई को नंबर 1 से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ बाकुई नंबर 1 से कहता है कि मुझे अभी अभी इममोर्टल पैलेस से एक न्यूज़ मिली है कि वो लोग एक वांटेड क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसने यहाँ पास में ही इममोर्टल पैलेस के गार्ड्स को मारा है और वो पहले भी कई क्राइम कर चुका है और उसका हुलिया थोड़ा बहुत नंबर 97 से मिलता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। इस पे नंबर 1 कहता है कि हम अभी पूरे तरीके से कंफर्म नहीं हैं, पर 97 की पावर उस वांटेड क्रिमिनल की तरह ही है। ये सुन के बाकुई बोलता है कि भले ही 97 काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, पर अगर उसने इममोर्टल पैलेस के लोगों को मारा है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, इसलिए 97 पर कड़ी नजर रखना। ये सुन के नंबर 1 कहता है कि मैंने उसे कम्युनिकेटर पहना दिया है, इसलिए अगर वो कहीं भी जाएगा तो हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। इधर हम देखते हैं कि बबाता भी वहीं बैठी थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद वो ये सब बातें मैक्स को बता देती है। तो मैक्स कहता है कि उन लोगों को अभी बस मुझ पे शक है, इसलिए अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा कि जिससे उनका शक यकीन में बदल जाए तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद मैक्स बोलता है कि मैं यहाँ रहकर ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैक्स उस इविल फॉग की कोर के पास जाने लगता है। तो बबाता पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पे मैक्स कहता है कि मेरी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी इस इविल फॉग के इफेक्ट को आराम से अपने ऊपर ले सकती है, इसलिए मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि
अगर बाकुई कोर तक जा सकता है तो मैं भी कोर तक जा सकता हूँ। अब धीरे धीरे मैक्स उस कोर की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ उसे उस ऑरा की वजह से महसूस हो रहा था कि उसे कोई मारना चाहता है। साथ ही वो ऑरा धीरे धीरे उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था। पर मैक्स तुरंत ही अपने ब्लड क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो खुद उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी के पास भेज देता है, जहाँ गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी तुरंत ही आराम से 10 क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बहुत ताकतवर था, इसलिए वो आराम से 10 क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी मैक्स कहता है कि बाकुई को 8 क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने में इतना समय लग गया, लेकिन मेरी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी ने सिर्फ 10 मिनट में 10 ब्लड क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिए। इसका मतलब अब मेरी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी को ब्लैक वॉरियर का टाइटल मिल चुका है। पर अब मैक्स के पास उसकी ह्यूमन वाली बॉडी के लिए और ब्लड क्रिस्टल नहीं बचे थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वो अपनी क्लोन वाली बॉडी को बाहर निकालकर उसे उस जगह से बाहर भेज देता है, जिसके बाद वो क्लोन वाली बॉडी सिटी लॉर्ड के पास जाके उसे मार के उससे वो क्रिस्टल छीन लेती है। इसके बाद मैक्स की वो क्लोन वाली बॉडी और भी ऐसे लोगों को मार के उनसे क्रिस्टल छीनने लगती है जिन जिन के पास ब्लड क्रिस्टल थे। इस तरह बाकुई के पास वो सारे क्राइम्स की रिपोर्ट आने लगती है। तो बाकुई नंबर 1 से पूछता है कि इन दिनों नंबर 97 कहाँ पर था। तो नंबर 1 बताता है कि नंबर 97 तो आराम से एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है और उस पे हमारे 3 गार्ड्स कड़ी नज़र रख रहे हैं। ये सुन के बाकुई चौंकते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे क्राइम्स हुए हैं और अगर नंबर 97 यहाँ है तो वो कौन बंदा है जो क्राइम पे क्राइम करे जा रहा है। अब ऐसा ही चलता रहता है जहाँ मैक्स की क्लोन वाली बॉडी एक एक कर कई सारे लोगों को मार के वो क्रिस्टल इकट्ठा करने लगती है और उसके क्राइम्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसकी वजह से मैक्स के पास क्रिस्टल की बारिश हो रही थी। इस तरफ हम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक कोर को देखते हैं जिसके लीडर को उसके सर्वेंट्स आके बताते हैं कि मैक्स एक एक कर ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट के कई लोगों को मारता जा रहा है। तो इस पे वो लीडर कहता है कि मैक्स जो भी कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वो एक कल्टीवेटर है जिसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने ही वहाँ भेजा है। दूसरी तरफ हम नाकी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका था और अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से वो 4 स्पिरिचुअल नाइफ्स को कंट्रोल कर पा रहा था। इस तरफ इमोर्टल पैलेस का वो राजा पागल हो रहा था और गुस्से में वो अपने लोगों से और ज़्यादा तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। अब ऐसे ही महीनों पर महीने बीत जाते हैं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और किसी को भी मैक्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जहाँ 80 साल बाद मैक्स उस इविल फॉग के कोर के बिल्कुल पास पहुँच जाता है, बल्कि वो उस कोर के अंदर भी एंट्री ले लेता है, जहाँ उसे उस कोर के अंदर कोई इविल औरत तो नहीं मिलता, पर उसे एक अलग सी पावर दिखती है जो उस जाइंट बीस्ट ने वहाँ छोड़ी हुई थी। तो मैक्स उस पावर की मदद से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की एक नई टेक्निक को अनलॉक कर लेता है, जो कि स्काई ब्रेकिंग क्लॉज नाम की टेक्निक थी। साथ ही मैक्स की ह्यूमन बॉडी ने भी एक नई टेक्निक सीख ली थी। ऊपर से मैक्स अब अपने कई सारे क्लोन्स बना पा रहा था। तभी मैक्स अपनी नई टेक्निक के बारे में सोच के कहता है कि इस टेक्निक को मैं तभी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मैं मरने की सिचुएशन पर हूँ, क्योंकि इसका नाम ही डेथ स्किल है। इधर हम बाकुई को देखते हैं जो उन सभी जगह जाने लगता है जहाँ जहाँ उस क्रिमिनल को देखा गया था। जहाँ जाने पर बाकुई सोचता है कि ये जगह तो मेरे पैलेस से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ऊपर से बाकी जगह भी बहुत दूर दूर है। लेकिन जितने भी लोगों ने उस क्रिमिनल को देखा है उन सब के अकॉर्डिंग उस क्रिमिनल का चेहरा नंबर 97 से मिलता है, पर नंबर 97 तो हमारे साथ ही था, तो ये क्राइम कर कौन रहा है। तभी बाकुई कुछ सोचने लगता है। इस तरफ हम मैक्स की मौसा क्लैन की बॉडी को देखते हैं, जिसे बबाता बताती है कि तुम्हारा 80 साल का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इस सफ़र में गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने अब तक 97 ब्लड क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिए हैं। ऊपर से तुमने अब तक 9816 ब्लड क्रिस्टल इकट्ठा कर लिए हैं, जिसके बारे में अगर इमोर्टल पैलेस को पता चल गया तो इमोर्टल पैलेस तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा।
इस पे मैक्स अपने मन में बोलता है कि मेरी ह्यूमन बॉडी थर्ड ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रही है और वो जल्दी ही थर्ड ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके ब्लड वॉरियर का टाइटल हासिल कर लेगी, जिसकी मदद से हमारा मिशन भी पूरा हो जाएगा। तभी मैक्स की क्लोन वाली बॉडी को महसूस होता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है, तो बबाता कहती है कि वो बाकुई है। इस तरफ बाकुई मैक्स की स्पेसशिप के पास पहुंच चुका था, जहां बाकुई उस स्पेसशिप को देखकर बोलता है कि तुम एलियंस की हिम्मत कैसे हुई फिर से यहाँ आकर हमारे प्लेनेट पर तबाही मचाने की। अब बाकुई समझ चुका था कि नंबर 97 एक एलियन है और वो किसी टेक्निक की मदद से तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो पाता है। इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि नंबर 97 को तुरंत ही मार डालो, तो नंबर 1 मैक्स की ओर जाने लगता है। इस तरफ बाकुई स्पेसशिप के चारों ओर घूमने लगता है, जहां उस स्पेसशिप का डोर देखकर बाकुई उस स्पेसशिप पर पंच करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उस स्पेसशिप पर एक बैरियर बना हुआ था। तभी मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर बाकुई गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, पर उस क्लोन वाली बॉडी की ताकत काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से बाकुई उसे नहीं पकड़ पाता और वो क्लोन वाली बॉडी स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। अब बबाता उस स्पेसशिप को बाकुई से दूर ले जाती है। इधर मैक्स की ह्यूमन बॉडी थर्ड ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रही थी। तभी नंबर 1 उस पर अटैक करता है, लेकिन तब तक मैक्स ब्लड वॉरियर बन चुका था, जिसकी वजह से वो नंबर 1 को पकड़कर उस इविल ऑरा के कोर में फेंक देता है और नंबर 1 मारा जाता है। अब मैक्स उस जगह से बाहर निकलकर छुपते हुए उस खंडर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो कहीं और जाने लगता है। तो बबाता मैक्स से कहती है कि सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तो तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जल्दी ही बाकुई यहाँ आ जाएगा और तुम्हारी ह्यूमन बॉडी बाकुई से नहीं लड़ सकती। इस पे मैक्स बबाता से कहता है कि तुमने जो बीस्ट गॉड का स्टैचू देखा था ना, वो ज़रूर बहुत कीमती होगा, इसलिए हमें वो लेना ही होगा। अब मैक्स उस पैलेस के अंदर पहुंच जाता है, पर उसी वक्त वहां और कई सारे ब्लड वॉरियर्स आ जाते हैं और एक साथ मैक्स पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से मैक्स घुटने पर आ जाता है। पर मैक्स तुरंत ही अपने क्लोन्स बना के उनमें से कुछ लोगों को मार देता है, पर बाकी बचे हुए वॉरियर्स मैक्स के क्लोन को ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखकर मैक्स अपने क्लाउड रटन को बाहर निकाल लेता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बड़े आराम से उस क्लाउड रटन को काटे जा रहे थे। पर उसी दौरान मैक्स ने अपने कई सारे क्लोन्स बना लिए थे, जिसके बाद वो अपनी स्काई स्लैशिंग टेक्निक से उन सबको एक एक कर जान से मार देता है। जिसके बाद मैक्स उस स्टैचू को अपनी स्पेस रिंग में रखकर वहां से निकल जाता है और जल्दी से जल्दी उस खंडर से बाहर निकलने लगता है। लेकिन खंडर से बाहर निकलते हुए वो देखता है कि बाकुई वहां पहुंच चुका था, जो मैक्स से कहता है कि तुम कहां जाने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त मैक्स को कई सारे ब्लड गार्ड्स घेर लेते हैं। तभी बाकुई मैक्स से कहता है कि चुपचाप से वो स्टैचू वापस दे दो, तो हो सकता है मैं तुम्हें जल्दी मार के तुम्हारा दर्द कम कर दूं। लेकिन मैक्स वहां पर अपनी स्पेसशिप को बुला लेता है, जिसके बाद उस स्पेसशिप के अंदर से एक लेजर गन बाहर निकलती है, जो कि एक ही झटके में उन सभी गार्ड्स को मार देती है। साथ ही बाकुई भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तो ये देखकर बाकुई बोलता है कि ये तो एक इमोर्टल गॉड लेवल का अटैक था। उसी वक्त मैक्स वापस अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और अपनी स्पेसशिप को लेकर बाकुई से दूर जाने लगता है। ये देखकर बाकुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मैक्स उस स्टैचू को बाहर निकालकर अपने मन में बोलने लगता है कि ये स्टैचू मुझे उन 9 पेंटिंग्स की तरह लग रहा है, जिनके अंदर काफी सीक्रेट्स थे, और मुझे लग रहा है कि इस स्टैचू की मदद से मैं गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ और खुद भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करके यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हारे सारे मिशन पूरे हो गए, तो चलो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मैक्स कहता है कि अभी भी मेरा एक काम बाकी है। इसके बाद मैक्स नाकी से मिलने चला जाता है, क्योंकि उसने वादा करा था कि वो उससे दोबारा मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन वहां पहुंचने पर मैक्स को पता चलता है कि नाकी वहां नहीं है। साथ ही बबाता मैक्स को बताती है
कि आसपास 20 किलोमीटर में भी नाकी का कोई नामो निशान नहीं है। उसी वक्त मैक्स वहाँ एक पहाड़ पर स्पिरिचुअल वेपन का कट देखता है, जो कट वैसा ही था जैसा मैक्स ने नोट्स में लिखकर नाकी को दिया था। तो ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि नाकी ने ही यहाँ प्रैक्टिस की थी और वो हेवन लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि जैसे ही मैक्स उस कट को टच करता है वो पहाड़ 2 टुकड़ों में बट जाता है। पर मैक्स को तभी लगता है कि नाकी कहीं अकेले अपने फादर को बचाने तो नहीं चला गया। अब उसके ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।